हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखो, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल को देने के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कैसे कंट्रीब्यूशन दिया। लॉ ऑफ ट्रायड्स, ड्रोबरेनर ने कैसे लॉ ऑफ ट्रायड्स को एक्सप्लेन किया, न्यूलैंड्स ने कैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक्सप्लेन किया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, उन सब को आज इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग कैसे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां तक पहुंचे, हम इस पूरी जर्नी को कवर करने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल होती क्या है? पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है कैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और कैसे आगे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम पहुंच पाए बाय दी कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट, उसको हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं विद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हमें पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो गिवन है बाय द नंबर ऑफ साइंटिस्ट, किन किन साइंटिस्ट ने उस पर काम किया है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। देखो, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अब हमें चलना है 18th सेंचुरी के अंदर। मतलब चीजें को इमेजिन करना है अकॉर्डिंग टू 18th सेंचुरी। ठीक है, ओके। तो 1800 की अगर हम बात करें तो 1800 के अंदर 31 एलिमेंट्स साइंटिस्ट जानते थे, 31 एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ओके। उसके बाद 65 इयर्स के बाद 1865 के अंदर एलिमेंट्स जो थे डबल हो चुके थे। मतलब 1865 ईयर के अंदर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, तो प्रेजेंटली 114 एलिमेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं, जो कि डिस्कवरी हुए हैं। कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, पर प्रेजेंटली 114 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। अब आप यहीं से इमेजिन करके देख लो कि इतने एलिमेंट्स हैं, पहले 31 थे, फिर 63, फिर 114 एलिमेंट्स। तो क्या 114 एलिमेंट्स की आप सेपरेटली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को लर्न कर सकते हो? बिल्कुल ही नहीं कर सकते। 114 एलिमेंट्स की सेपरेटली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को लर्न करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए, चलो 114 एलिमेंट्स तो प्रेजेंट की बात है, अगर हम उस टाइम की बात करें 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी हम सेपरेटली लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से देयर वॉज अ नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, एक नीड थी कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, किसके अंदर? अकॉर्डिंग टू देयर सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दैट हमें उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना इजी हो जाए। तो यही थी नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि इतने एलिमेंट्स को हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हमें क्लासिफिकेशन जरूरी थी। तो साइंटिस्ट को इस बात का तो पता लग गया था कि एलिमेंट्स को तो क्लासीफाई ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न रख सकते हैं लंबे टाइम तक। ठीक है, ओके। तो अब हम उस क्लासिफिकेशन के अंदर ही चल पड़ते हैं। तो मैंने आपको कहा जैसे हमें 18th सेंचुरी से बात करनी है, तो अगर 1808 ईयर की बात की जाए तो इस ईयर के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक, ओके। इन्होंने दी थी एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस ईयर के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि हम एटम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश, हम
एटम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बस उन्होंने ये थ्योरी देकर के छोड़ दी थी। तो ये थ्योरी जो है उन्होंने दे दी थी। अब उन्होंने इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं बताई, इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं बताए, पर हाँ उन्होंने ये कह दिया कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तो अब जो आने वाले साइंटिस्ट थे जिनको इस टॉपिक पर के ऊपर काम करना था, उनको एक वर्ड पता लग गया था, दैट इज एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बारे में उन्हें पता लग गया था। ठीक है, ओके। तो ये तो था जॉन डाल्टन ने जो हमें दिया था। उसके बाद साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेवॉइजियर। उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी जिसका नाम था लेवॉइजियर क्लासिफिकेशन। एंड एक्चुअली लेवॉइजियर जो होते हैं, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवॉइजियर। इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि मेटल्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मेटल है, और जो भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को वो क्या है? नॉन मेटल है। वो क्या है? नॉन मेटल है। तो उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की। मेटल्स को उन्होंने कहा कि मेटल्स क्या होते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये किसने कहा? लेवॉइजियर ने अपनी क्लासिफिकेशन की बात की। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर एक ड्रॉबैक था। कुछ एलिमेंट्स मेटल्स नॉन मेटल्स में क्लासिफाई तो हो पा रहे थे, लेकिन मेटलॉइड्स क्या? मेटलॉइड्स का क्या करें? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज दिखाते हैं मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी। इनके पास दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लेवॉइजियर ने कुछ नहीं बताया कि मेटलॉइड्स को हमने कहाँ रखना है, तो उन्होंने कोई प्लेस नहीं दिया था मेटलॉइड के बारे में। तो ये थ्योरी भी, इसका ये ड्रॉबैक था एंड दिस वाज आल्सो रिजेक्टेड। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्राउस्ट। अब प्राउस्ट ने क्या कहा? प्राउस्ट ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने ये कंसेप्ट लिया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। और उन्होंने एक और रिलेशन दिया कि जो एटॉमिक वेट होता है, इट इज इक्वल टू n इंटू में एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने क्या, अब देखो एटॉमिक वेट ऑफ एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 के इक्वल होता है ना। 1 के इक्वल होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। तो उन्होंने क्या, और यहां पर n क्या है? यहां पर n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जैसे कि 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो उन्होंने ये रिलेशन दिया। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था? तो अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेड होने चाहिए हाइड्रोजन के, लेकिन ये एक ड्रॉबैक है, हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन का नहीं बना होता है। तो ये एक ड्रॉबैक था जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, वही एक ड्रॉबैक थी। एवरी एलिमेंट इज नॉट मेड ऑफ द हाइड्रोजन, ये हमें पता है। और दूसरी बात, प्राउस्ट के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक वेट होना चाहिए था, मतलब वो होल नंबर में आना चाहिए था, है ना। लेकिन आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो दूसरा ड्रॉबैक ये था, जिस वजह से प्राउस्ट की थ्योरी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। तो ये हो गया है स्टार्टिंग की बात कि कैसे, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग, मैंने कहा था ना 18th सेंचुरी की बात चल रही है। 1808 के बाद 3 साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दी, अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी, और वो तीनों ही क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, ओके। उसके बाद जो मेन साइंटिस्ट आए, जॉन डॉबरेनर। उसके बाद आए डॉबरेनर, कौन से ईयर में आए? 1817 में। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसेप्ट दिया, ठीक है, जो कि मतलब
हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि स्टार्टिंग जो थी, अब जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसकी स्टार्टिंग किसने की थी? डॉब्रेनर ने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि सपोज हम 3 एलिमेंट्स को लेते हैं, सपोज मैंने ये 3 एलिमेंट्स ले लिए, इनका एटॉमिक वेट बताओ अब मुझे। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, है ना। तो जॉन जॉब्रेनर के अकॉर्डिंग अगर आप 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लोगे और उस 3 एलिमेंट के ग्रुप को उन्होंने क्या कहा था? ट्रायड। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। तो अगर आप 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लोगे तो जो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इन दोनों रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक वेट निकाल करके, मतलब 7 प्लस में 39 डिवाइड बाय 2 करके आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर आपको मिलेगा 46 डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 23। तो इन्होंने क्या कहा जॉब्रेनर के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने ट्रायड्स दिया था, कि अगर आप 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? मिडल वाली एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको आप कोई भी 3 एलिमेंट नहीं उठा सकते, आपको उठाने हैं एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर आपको एलिमेंट्स उठाने हैं, और जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर एलिमेंट्स का ग्रुप बनाओगे तो देयर विल बी अ सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्रायड्स या फिर सेवरल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिनको हमने तो क्या, जिनको जॉब्रेनर साइंटिस्ट ने नाम दिया था ट्रायड्स। क्लियर? ठीक है, ओके। तो जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखोगे तो जो मिडल वाले का एटॉमिक वेट होगा वो इन दोनों के एवरेज के इक्वल आना चाहिए, जो कि आ रहा था। और इसका मतलब उन्होंने क्या बताया? इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो मिडल वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो इन दोनों बाकी के दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ मैच करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर। इन सब की फिर इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के साथ मैच करती है। ठीक है, जैसे कि सपोज आपको एक और एग्जांपल उन्होंने जो दिया था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है, मैं आपको बताती हूँ, 35.5। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80 एंड आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127। काम वही करना है, मिडल वाले के इक्वल आना चाहिए, तो 35.5 प्लस में 127 डिवाइड बाय में 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 81.2। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही था। तो जॉन जॉब्रेनर ने इस तरीके से 1-2 ट्रायड्स दिए थे। अब इसका फेलियर क्या था? ये मॉडल क्यों फेल हो गया था? इसलिए फेल हो गया था कि अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का देख लो एक बार, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80। अब करके देखना एक बारी, 19 प्लस में 80 डिवाइड बाय में 2, दैट इज इक्वल्स टू 99 डिवाइड बाय में 2, दैट इज इक्वल्स टू 249.5 आंसर आ रहा है ना। और किसके इक्वल, मतलब इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी आ जाता तो भी ये हम मान लेते, लेकिन इक्वल तो नहीं आ रहा था। 40, ये तो 49.5 है, ये 35.5 है। तो ये क्या है? ये एक इसका ड्रॉबैक था। किसका? जॉब्रेनर ने जो अपना थ्योरी दी थी अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक ड्रॉबैक समझ में आया? ओके। तो उन्होंने एक तो ये ट्रायड दिया था और जॉब्रेनर ने ये ट्रायड दिया था, और एक और ट्रायड उन्होंने क्या दिया था अपने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब इसका देख लो,
कैल्शियम का एटॉमिक वेट आपको पता है 40, इसका होता है 88 और इसका होता है 137। देख लो 40 प्लस में 137 डिवाइड बाय 2 एक्चुअली इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 88.5 के, है ना, हो गया ना, 88.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। ठीक है, तो उन्होंने जो 3 ट्रायड्स दिए थे उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ड्रॉबैक क्या था, व्हाई दिस मॉडल वाज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि सबसे पहले तो सब एलिमेंट्स पर ये नहीं वैलिड हो रहा था। एक एग्जांपल आपके सामने ही है, इस पे वैलिड नहीं हो रहा था, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे थे जिसके ऊपर ये मॉडल वैलिड नहीं हो रहा था। पर ये साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ऐसे क्योंकि आपने प्राउस्ट का नाम, ठीक है, और ये जॉन डाल्टन का तो चलो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपने सुना होगा। जो लेवोइजियर क्लासिफिकेशन है वो आपके लिए इतनी ज्यादा फेमस, आपने साइंटिस्ट के नाम बेशक से सुने नहीं होंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस टॉपिक, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के टॉपिक में। आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, उसमें भी जॉन जॉब्रेनर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहला उन्हीं का कंट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, और मेनली अगर बात की जाए तो इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी पीरियोडिक टेबल को देने की अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि चलो इन्होंने ट्रायड्स का दिया, पर मतलब इसके ड्रॉबैक्स थे, पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया था टूवर्ड्स दिस पीरियोडिक टेबल। अच्छा, तो ये तो अब रिजेक्टेड हो गया था ये मॉडल। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट को आना था जिनका नेम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स अच्छे तरीके से लिखते हैं न्यूलैंड्स। और इन्होंने किस टाइम पर अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, ये 1865 की बात है। ठीक है, जो अपनी थ्योरी ये दे रहे थे 1865। तो इन साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा लॉ दिया, जिस लॉ को शायद आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर कैसे, जैसे कि म्यूजिकल आपने पढ़ा है ना, म्यूजिकल ट्विनिंग कैसे होती है, सा रे गा मा पा धा। ओके, मतलब आप देख, मतलब कि ये जो इन्होंने ये बताया उसके अंदर कि जैसे कि यहाँ पे जो सा है, ये जो टर्म है एक, ये जो म्यूजिकल है ट्यूनिंग है, ये रिपीट हो रही है एट 8th पोजीशन, इस पोजीशन पर रिपीट हो रही है। सिमिलरली अगर आप कुछ एलिमेंट्स देखोगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, अगर आप इन एलिमेंट्स को देखोगे, इन एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अगर हम इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, जो 8th एलिमेंट होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगी उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। कैसे, देखो, इसको फर्स्ट नाम दे दें, सपोज इसको फर्स्ट नाम दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th। आपको पता है लिथियम और Na की प्रॉपर्टी सेम होती है ना, और उनके अकॉर्डिंग यही था कि फर्स्ट के बाद आप 8th एलिमेंट अगर चेक करोगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। सिमिलरली अगर आप इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो, अब इसको रब कर देते हैं, इसको फर्स्ट देख लेते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, तो ये 8th आएगा, है ना। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर थी। आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, नाइट्रोजन से स्टार्ट कर लो, इसको फर्स्ट दे दो सपोज आप। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8th आ गया। इन दो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो है प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि बहुत ही फेमस लॉ है, उन्होंने अपनी म्यूजिकल ट्विनिंग के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है म्यूजिकल ट्विनिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स यही है, सारे गामा पाधा निसा, और जो सा है वो कब रिपीट हो रहा है, 8th पोजीशन पर रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7
8th, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 8th है ना, तो फर्स्ट से लेकर के 8th प्लेस पे रिपीट हो रहा है। सिमिलरली जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने कहा कि अगर आप कोई भी यहां पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, कोई भी फर्स्ट ले लो, इसकी प्रॉपर्टी और उसके बाद जो 8th की प्रॉपर्टी होगी वो दोनों सिमिलर होगी। सिमिलरली फर्स्ट अगर ये है तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम, इनकी प्रॉपर्टी सेम, इनकी प्रॉपर्टी, ये सब की ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिमिलर होंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन अब इनका ड्रॉबैक क्या था? इसका कोई ड्रॉबैक भी था इस मॉडल का, और वो क्या था? सबसे पहले वैलिड अप टू कैल्शियम। सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अगर आप इसको कैल्शियम के बाद हैवियर मेटल्स के ऊपर अप्लाई करके देखोगे तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं होंगी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपको पता है नोबल गैसेस, अभी तो हमें पता है चलो है ना, नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये ज़ीनॉन, रेडोन, ये सब कुछ नोबल गैसेस होती हैं। तो अगर आप नोबल गैसेस यहां पर लिख देते हो, अगर आप नोबल गैसेस यहां पर लिख देते हो, जैसे यहां पर क्या आएगा? नियोन आएगा, यहां पर क्या आएगा? आर्गन। तो अब फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो पा रही थी। ट्राई करके देखें, करके देखो। जैसे कि सपोज फर्स्ट हम ये कंसीडर करते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, और हमें पता है कि लिथियम और जो आपका Ni है, नियॉन है, ये ग्रुप 1 का होता है, ये नोबल गैस होती है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पा रही थी। चलो अब तो हमें पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती ही नहीं है, पर उस टाइम पे इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पा रही थी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इट वाज फेल आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये लॉ फेल हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉबैक्स आपको पता लग ही गए हैं नोबल, क्योंकि इस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही हो गया, और सेकंड कैल्शियम के बाद हैवी एलिमेंट्स पे ये वैलिड नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अगर इन साइंटिस्ट की बात करें तो ये ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक वेट को केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेट किया था, जिन्होंने एटॉमिक मास को केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट किया था। ये ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे। तो वैसे इनका लॉ बहुत ज़्यादा फेमस है और आई गेस आपको लर्न भी हो चुका है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो अब इसको रब कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जिनका नेम था लॉथर मेयर। जिनका नेम था लॉथर मेयर। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो एक्चुअली हो क्या रहा था, 1869 की बात है, ये 1869 की बात है। जो लॉथर मेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था ना, और अभी हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है मेंडली। ठीक है, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिनके बेसिस पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था वो बिल्कुल मैच कर रहा था आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ, और मतलब इनका भी जो कंट्रीब्यूशन था वो मैच कर रहा था इसके साथ। पर अगर आपसे कोई ज्यादा फेमस साइंटिस्ट का नाम पूछेगा या फिर आप बोलोगे कि कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, तो इन्हीं का 100% नेम आएगा। इनका नेम बाद में लिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने ना जो अपने थ्योरी को बताया था वो ग्राफ फॉर्म में बताया था, जो कि इतने अच्छे से समझ में, मतलब हम प्रैक्टिकल उसका इतना यूज नहीं कर सकते ग्राफ की चीजों का, है ना।
लेकिन जो मेंडलीव ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्राफ और टेबल के कंपैरिजन में तो टेबल को ही हम प्रैक्टिकल यूज में ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो दैट्स वाई वैसे दोनों ने ही, जो दोनों के रिजल्ट थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ मैच हो रहे थे, पर कंट्रीब्यूशन जो है मेन इन्हीं का बताया जाता है, इन्हीं का नाम लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बस यही रीजन है, इन्होंने ग्राफ के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था, इन्होंने टेबल के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पर दोनों के रिजल्ट बिल्कुल मैच हो रहे थे उनके साथ। अच्छा, थोड़े बहुत चेंजेस थे मेंडलीव्स के अंदर भी, इनके अंदर भी, पर जो है इनका कम कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अब बात करते हैं लोथरमियर क्लासिफिकेशन कैसे है। देखो, सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर ग्राफ देख रहे हो, उस ग्राफ को आपने देखते रहना है, मैं बोलूंगी और आपको ध्यान सिर्फ ग्राफ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो लोथरमियर ने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? बिटवीन एटॉमिक वेट के बीच में एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, जैसे कि आप देख रहे हो। तो उन्होंने ग्राफ तो ये प्लॉट कर दिया था। अब इस ग्राफ के अंदर रिजल्ट कैसे एक्सप्लेन किए जा रहे थे? इस बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा रहे थे कि देखो, जो पीक पोजीशन है, आप पीक पोजीशन पर देख पा रहे हो ना, पीक पोजीशन पर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ मुझे। आप देख पा रहे होगे कि जो लिथियम है, सोडियम है ना, लिथियम है, सोडियम है, एंड आपका यहाँ पर पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये पीक पोजीशन पर थे। तो जो पीक पोजीशन पर आपको कौन से एलिमेंट मिल रहे थे? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटाशियम, ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे। अच्छा, पीक पोजीशन पर आपको एलिमेंट्स दिखे, आई होप आपको ये एलिमेंट्स दिख चुके हैं। अब बात करते हैं डिसेंडिंग पोजीशन की। कर्व के ऊपर देखो, डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना। बेरिलियम लिखना भूल गई, ये सब एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये थे डिसेंडिंग पोजीशन पर जो आपको देखने को मिल रहा था। उसके बाद असेंडिंग पोजीशन पर क्या देखने को मिल रहा है कर्व की? असेंडिंग पोजीशन पर आपको देखने को मिल रहे हैं सब के सब हैलोजेंस, दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात की जाए बॉटम पार्ट की, तो बॉटम पार्ट पर आपको मिलेंगे मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व पर। बॉटम पार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? कॉपर, आयरन, मैंगनीज, है ना, ये सब कुछ मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इससे कंक्लूजन क्या मिलती है इस ग्राफ से? इसीलिए ग्राफ पे हमें ये एलिमेंट्स दिख तो रहे थे, पर इनका वही ना प्रैक्टिकल यूज थोड़ा सा कम ही था। ये जो ग्राफ है, इससे हम इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना डिफिकल्ट था। लेकिन उन्होंने अपनी कंक्लूजन में क्या बताया, और जो कि बिल्कुल सच भी था, उन्होंने अपनी कंक्लूजन में, दैट इज लोथरमियर ने अपनी कंक्लूजन में बताया कि एलिमेंट्स with similar properties occupy same position on curve। मतलब जो कर्व पर सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ठीक है, एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम, वर्ड मत लिखो, सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे लोथरमियर ने अपनी इस क्लासिफिकेशन में क्या बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर atomic weight. लोथर-मेयर के अकॉर्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. तो आपको पता लग गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होता है अपने. अब ये एक नया वर्ड आपने देखा है अभी अभी इस पूरे लेक्चर में, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, इनके कहने का मतलब ये था, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या कर रही थी? रिपीट कर रही थी. एलिमेंट्स having similar properties are repeated after regular interval. तो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो रिपीट कर रही थी, या एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज थे उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल. तो ये होता है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब. तो लोथर-मेयर ने एक बहुत ही अच्छी बात दी थी, दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो रिपीट करेंगी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल. क्लियर? और उन्होंने इसको अपने ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन किया था. और उनके क्या कंक्लूजन था उस ग्राफ का? कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे कर्व पे. इनकी प्रॉपर्टीज सेम तो ये पीक पोजीशन पर थे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम डिसेंडिंग पोजीशन पर थे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम असेंडिंग पोजीशन पर थे. ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था. लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि लोथर-मेयर का ग्राफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात कर पा रहा था, दैट इज एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा. ठीक है, ओके. चलो, लोथर-मेयर का ग्राफ आपने समझा. ओके. अब जो हमारे मेन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और उन साइंटिस्ट का नाम आपको पता ही है, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब इनकी टेबल को हम देखेंगे, इनकी टेबल कैसी दिखती है. तो ये क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो अब हम सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं. देखो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीव साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक वेट. कहने का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट कर रही थी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी दे वर गेट रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल. ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये था. एक्चुअली मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है इट वाज मॉडिफाइड मेनी टाइम्स. बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई थी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक रशियन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने रशिया की लैंग्वेज के अंदर अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी. यहाँ तक इंडियन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करते करते देयर वर मेनी, और वैसे भी इनके बहुत से ड्रॉबैक्स थे जो हम स्टडी करने वाले हैं. तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज नॉट द ओरिजिनल टेबल. ठीक है, ये मेंडलीव्स की ओल्ड मतलब अर्लीस्ट जो फॉर्म थी ना पीरियोडिक टेबल की, वो फॉर्म है. सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने ये दी थी. अच्छा, उनकी टेबल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स उन्होंने 63 एलिमेंट्स की टेबल बना करके दे दी थी. तो
तो 63 एलिमेंट्स का ही उस टाइम पर हमें पता था 63 एलिमेंट्स के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने 63 एलिमेंट्स की टेबल दे दी थी। तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से यहां पर आपको नोबल गैस देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख रहे हो कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, है ना, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको अब हम जानते हैं पीरियड्स के नाम से, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स है, और वर्टिकल कॉलम को क्या नाम दिया जाता है, ग्रुप्स नाम दिया जाता है। तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे उन टेबल में और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। अब जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, इसमें से 8th ग्रुप को छोड़ के जो ये बाकी सब के सब ग्रुप हैं, फर्स्ट से लेकर के 7 तक जो ये जितने भी ग्रुप्स थे, इनको सब डिवाइड किया गया था 2 ग्रुप के अंदर, ए एंड बी के अंदर। जो ए ग्रुप था वो किसका कंसिस्ट था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो कि आपको समझ में आएगा जब हम ये चैप्टर धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। और जो बी ग्रुप था, उन्होंने बताया कि बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने अपनी ये पीरियोडिक टेबल दी, और इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सबसे अच्छी बात बताई वो ये थी कि जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट थे उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी। जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में प्रेजेंट थे उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी। अब ये ग्रुप्स किसके बेसिस पे डिसाइड हुए थे, जो ये ग्रुप्स हैं इनको डिसाइड किया गया था किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड या फिर वैलेंसी के बेसिस पे, फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड या फिर वैलेंसी के बेसिस पे इन ग्रुप्स को बनाया गया था, क्लासिफाई किया गया था, ठीक है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है, कैमरे में देख तो रहे ना, कहने का मतलब ये है जैसे कि सपोज आप ये देखोगे, मैग्नीशियम देखोगे, कैल्शियम देखोगे, ऑक्सीजन के साथ इनकी जो ऑक्साइड बनती है वो कैसे बनती है, MgOCaO, तो सेम हो गई ना, तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। अगर आप इसकी बात करोगे, Na की बात करोगे, ठीक है, और आप इसकी बात करोगे तो इनकी जो ऑक्साइड बनती है वो क्या होती है, ऐसे सिमिलर सी होती है, Na2O K2O, तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। इसके बेसिस पे जो है ग्रुप्स डिसाइड किए गए थे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स अर्लीस्ट पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से इसको रिवाइज करें कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उनके अकॉर्डिंग क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब कि एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, तो जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट करेंगी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। 63 एलिमेंट्स इसके अंदर टोटल प्रेजेंट थे, नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हो पाई थी। हॉरिजॉन्टल रोज आपको 7 देखने को मिलेंगी, वर्टिकल कॉलम्स 8 हैं। तो जो 8th ग्रुप, एक्सेप्ट 8th ग्रुप को छोड़ करके फर्स्ट से लेकर के 7th तक जो ग्रुप थे उनको सब डिवाइड किया गया था ए एंड बी में। ए में थे आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके अंदर क्या था, एलिमेंट्स जो थे सेम ग्रुप के अंदर उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी, और वो ग्रुप्स किस बेसिस पे डिसाइड किए गए थे, ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड या वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, जैसे कि MgOCaO, MgCa, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इनकी ऑक्साइड क्या बनी, MgO। कैल्शियम की देखो, Ca की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मतलब ये क्या हो गया, CaO बन गया, है ना। तो सिमिलर फॉर्मूला है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड, तो इनको सेम ग्रुप में डाल दिया गया था। इसके बेसिस पर मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल दी गई थी। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके बहुत से मैरिट्स भी हैं, बहुत से डीमेरिट्स भी हैं। तो अब सबसे पहले इसको रब करते हैं और देखते हैं कि इसके मैरिट्स क्या थे, मतलब मेंडलीव्स ने इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे क्या क्या एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ओके, तो टॉकिंग अबाउट द मैरिट्स, सबसे पहले अगर मैं इनकी अच्छी बात बताऊं आपको इस टेबल की, तो वो क्या थी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थी, है ना। आपको
टेबल फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा था, हम अच्छे से समझ पा रहे थे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। इन्होंने बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, विच वॉज वेरी गुड। इन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए, इन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया जो कि उस टाइम पर नहीं नोन थे, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं जब बाद में डिस्कवर होंगे तो उनको इन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी, ठीक है। और इन्होंने उन न्यू एलिमेंट्स के ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए थे, मतलब स्पेस छोड़ दिए थे कि हाँ, जैसे आप देख रहे हो ये ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे आपको दिखेंगे, छोड़ दिए थे कि नए एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर होंगे वो इन स्पेसेस में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि उन्होंने सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ा जिसका नाम उन्होंने दिया ईका सिलिकॉन। ईका का मतलब होता है नेक्स्ट, जिन्होंने इसका नाम दिया ईका सिलिकॉन। ईका मींस नेक्स्ट, मतलब सिलिकॉन के नेक्स्ट कोई ना कोई एलिमेंट आया और उस एलिमेंट का नाम है जर्मेनियम, जो कि अब हमें पता है। तब पता नहीं था कि जर्मेनियम डिस्कवर, मतलब तब तो जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर मेंडलीव को पता लग गया था कि सिलिकॉन के बाद एक एलिमेंट जरूर आएगा जिसका नाम बाद में रखा गया, दैट इज जर्मेनियम। सिमिलरली उन्होंने ईका एल्यूमिनियम बनाया। उन्होंने कहा एल्यूमिनियम के बाद भी नेक्स्ट भी एक और एलिमेंट आएगा जिसका नाम था, बाद में डिस्कवरी हुई किसकी, गैलियम की, तो गैलियम था। उन्होंने बोरोन के नीचे भी एक स्पेस छोड़ा था, दैट इज ईका बोरोन। उन्होंने कहा बोरोन के नीचे भी एक एलिमेंट आएगा जो कि जिसकी बाद में डिस्कवरी हुई और जिसका नाम था स्कैंडियम। सिमिलरली उन्होंने मैंगनीज के बाद भी एक गैप छोड़ा था और उन्होंने कहा था कोई ना कोई एलिमेंट मैंगनीज के बाद भी जरूर आएगा, और वो बाद में किस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, टेक्नीशियम। तो उन्होंने मेजर 4 गैप छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। उन्होंने कहा था कि इन 4 गैप के अंदर, इन 4 ब्लैंक स्पेसेस के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आएगा। तो उस टाइम पे उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर जब डिस्कवरी हुई तो दोज एलिमेंट्स वर जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम एंड टेक्नीशियम। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे कि इसको आप देख लो, सीता, ऐसे देखो, इसको हम कैसे लर्न करते हैं, सीता गीता। इसको हम कैसे लर्न करते हैं, आलू, और उसके बाद गाजर। इसको हम कैसे लर्न करते हैं, BSc। इसको हम कैसे लर्न करते हैं, M.Tech। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो मेंडलीव ने इतना अच्छा जो है बताया था, उन्होंने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि कुछ ना कोई एलिमेंट्स उन्होंने स्पेस ही लेफ्ट कर दिए थे कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो, और उन्होंने बताया था जो इनकी प्रॉपर्टीज बताई थी ना, जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, टेक्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल वही मैच कर रही थी जो कि मेंडलीव्स ने बताई थी। तो दिस वाज अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी गिवन बाय मेंडलीव्स। अच्छा, मेंडलीव्स ने कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने करेक्ट भी किए एटॉमिक वेट, करेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट उन्होंने करेक्ट भी किए थे, जैसे कि IN, PT, AU, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बेरिलियम एक्सेट्रा, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक वेट मेंडलीव्स ने कुछ करेक्ट भी किए थे। तो कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक वेट पहले रॉन्ग थे उनके उन्होंने करेक्ट एटॉमिक वेट करके दिए थे। तो दीज वर जैसे कि यूरेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको मेरिट समझ में आए, मेरिट्स तो आपको आई गेस समझ में आ गए, कितने अच्छे से उन्होंने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। उन्होंने बताया कि कुछ न्यू एलिमेंट्स आएंगे, उन्होंने उसके लिए ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए, वो न्यू एलिमेंट्स थे ये सब, जैसे कि एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने स्पेस लीव कर दिया, और बाद में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट था वो गैलियम था, ठीक है। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को करेक्ट भी किया था।
तो ये थे मेरिट्स, जो कि बहुत ही अच्छे मेरिट्स थे सीरियसली। अच्छा, अब इस टेबल के डीमेरिट्स क्या थे? क्योंकि मेंडलीव की जो ये पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको कहा बहुत मॉडिफिकेशन हुई है इस टेबल के अंदर, तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। तो डीमेरिट्स जो थे वो ये हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। देखो, आप जैसे देख रहे हो बोर्ड पर आपको टेबल दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डीमेरिट था वो ये था कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया गया था। देखो, मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव के अकॉर्डिंग, अभी हमने टेबल पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सेम एलिमेंट्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, वो एक ही ग्रुप में होने चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया था। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है प्लेटिनम एंड एयू। एयू किसका क्या होता है? एयू का मतलब गोल्ड। एयू जो है रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? गोल्ड की। प्लेटिनम और गोल्ड की सिमिलर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, लेकिन सेम प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। जैसे कि आप देख रहे हो कि ग्रुप 8th के अंदर आपको क्या दिख रहा है? प्लेटिनम दिख रहा है ना, लास्ट में बिल्कुल राइट साइड में अगर आप देखोगे प्लेटिनम दिख रहा है। और फर्स्ट के अंदर आपको दिख रहा है एयू, है ना, ब्लू से लिखा हुआ है एयू। तो इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों रखा गया? पहली डीमेरिट समझ में आई, ठीक है। सेकंड डीमेरिट की बात करो। अब सेकंड डीमेरिट क्या था कि कुछ है ना अनलाइक एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। अब दोबारा से देखो, जैसे कि आप जो है देखो ग्रुप 1 को देखो, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर आपको दिखेंगे कुछ एलिमेंट्स तो रेड पेन से लिखे हुए हैं और कुछ एलिमेंट्स राइट पेन से लिखे हुए हैं। जो रेड पेन से लिखे हुए हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ये क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं एंड नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि ग्रुप 1 के अंदर कुछ और एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और वो कौन कौन से हैं? CuAgAu, मतलब कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि ब्लू पेन से लिखे हुए हैं। इनकी अगर प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इनको कॉइनेज मेटल्स भी कहा जाता है। कॉइनेज मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉइन्स, सिक्के बनाने में काम आते हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इनको सेम ग्रुप में क्यों रखा गया? इनकी तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो वाई दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप में इनको क्यों रखा गया? सेम ग्रुप में क्यों रखा गया? सेकंड आपको समझ में आया? मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, पहले आपको समझ में आ गई होगी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में रखे गए। जैसे कि आपको पता है प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, पर इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। उसके बाद कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे गए। जैसे कि ग्रुप 1 की ही बात करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स रेड पेन से लिखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, और जितने एलिमेंट्स ग्रुप 1 में ब्लू पेन से लिखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन रेड और ब्लू अलग अलग से क्यों मेंशन है? क्योंकि रेड वालों की प्रॉपर्टी और ब्लू वालों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, थर्ड जो ड्रॉबैक था इस थ्योरी का वो क्या था कि हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए। अब वो तो हमें आज भी नहीं पता है ना, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। लूज करेगा तो ग्रुप 1 की तरह भी बिहेव कर सकता है, गेन करेगा तो ग्रुप 17 की तरह, हैलोजेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि आज तक हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई है, वो ये मॉडल नहीं, ये थ्योरी नहीं बता पाई थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक था वो ये था कि सेपरेट पोजीशन नहीं थी आइसोटोप की। आइसोटोप मतलब कि एलिमेंट्स जो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि H मतलब कि प्रोशियम की बात करो, ड्यूटीरियम की बात करो, ट्रीशियम की बात करो, ये क्या है? H1, H2, H3, है ना,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तीनों एलिमेंट्स, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इनके लिए कोई सेपरेट पोजीशन इस टेबल में नहीं दी गई थी। आइसोटोप के लिए देयर वाज नो सेपरेट पोजीशन। एक ड्रॉबैक ये था। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था? नेक्स्ट ड्रॉबैक ये था कि नेक्स्ट ड्रॉबैक ये था कि देखो, सबसे पहले हमें पता है मेंडलीव के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कि पहले कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट आएंगे और उसके बाद ज्यादा, ऐसे अरेंज होंगे ना, ज्यादा एटॉमिक वेट वाले, ऐसे ही अरेंज हो रहे थे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। अगर मैं आपको उन एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दूंगी तो जैसे आर्गन है और जो कोबाल्ट है। जो आर्गन है उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है, निकल का एटॉमिक वेट कम है, लेकिन ऐसे ही प्लेस थे, है ना। पहले पोटेशियम को आना चाहिए, कम वाले को आगे आना चाहिए, ज्यादा वाले एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को पीछे जाना चाहिए। पर यहाँ पे पोटेशियम जिसका एटॉमिक वेट कम है वो बाद में प्लेस था किसके? आर्गन के, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। जैसे आप टेबल में देख रहे हो, आर्गन जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको पोटेशियम से पहले प्लेस किया गया है। अगर आप कोबाल्ट की बात करोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है, लेकिन वो भी निकल से पहले प्लेस है, निकल का एटॉमिक वेट कम है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था गिवन बाय मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एक ड्रॉबैक ये भी था। अच्छा, क्या ड्रॉबैक्स सब खत्म हो चुके हैं? नहीं, खत्म नहीं हो चुके। एक दो ड्रॉबैक्स और हैं, उनके बारे में और स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं। देखो, जो नेक्स्ट ड्रॉबैक था इस टेबल का वो ये था कि लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स की पोजीशन, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे बिल्कुल, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लेंथेनाइड्स की और एक्टेनाइड्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स की पोजीशन क्या है। ग्रुप 3A में आने चाहिए या 3B में आने चाहिए, आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स की पोजीशन कंफर्म नहीं थी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। एंड जो नेक्स्ट ड्रॉबैक था वो ये था कि ये नहीं बता पाए थे कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब कि वाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वाई फिजिकल and chemical properties are related in a group. ऐसा क्यों होता है? What is the reason behind this? नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, तो ये सब के सब क्या थे? ड्रॉबैक्स थे किसके? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। आई होप आपको ये सारे ड्रॉबैक्स अच्छे से क्लियर हैं। तो ये थी अर्लीस्ट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको अच्छे से समझ में आई है ना। अब अगर स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने देखा जॉन डाल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन था। सेकंड हमने देखा किसका? लेवॉइजियर का, लेवॉइजियर क्लासिफिकेशन। थर्ड हमने देखा किसका था? दैट इज योर प्राउस्ट, है ना। ओके, ये तो हो गई थोड़ी बहुत, मैंने आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मेन साइंटिस्ट थे, दैट इज डोबरिनर, लॉ ऑफ ट्रायड्स देने वाले। उसके बाद आए हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन्होंने दिया था न्यूलैंड साइंटिस्ट। उनके बाद आए हमारे पास लोथर मेयर, है ना। ओके, और उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? दैट इज मेंडलीव्स। आई होप आपको सारे ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब के बारे में अच्छे से समझ में आया है। अब जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, है ना। आपने समझ में आ गए डीमेरिट्स हैं, तो उन डीमेरिट्स को दूर किया गया और एक मॉडिफाइड टेबल दी गई।
और एक मॉडिफाइड टेबल दी गई, जिस टेबल को आप किस नाम से जानते हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हो, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये रिवाइज करिएगा। आई गेस आपको जितना भी अच्छे से समझ में, रिवीजन आपकी यहीं हो गई है। ठीक है, स्टिल आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आखिरकार एक साइंटिस्ट रह गए जिनका नाम है हेनरी मोजले। उनका कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल पाएंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट हेनरी मोजले इन द नेक्स्ट वीडियो और समझेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जितना भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।